गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम पढ़ेंगे स्पीसीज ऑफ प्रीहिस्टोरिकल ह्यूमंस, प्रागैतिहासिक मानव की प्रजातियाँ। सबसे पहले हम प्रजाति का अर्थ जानेंगे। प्रजाति जीवों का ऐसा समूह होता है जो अपने बच्चों को पैदा करते हैं एवं पालते हैं, उन्हें दुग्धपान कराते हैं। आज उसके आगे हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक मानव की विभिन्न प्रजातियाँ निम्नांकित हैं। इनकी हम आगे प्रजातियाँ पढ़ेंगे। पहली है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस का अर्थ होता है, जो ये ऑस्ट्रेलो शब्द है यह लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है दक्षिणी, और जो पिथिकस शब्द है ये यूनानी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है वानर। तो इसका पूरा अर्थ हुआ दक्षिणी वानर। जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे वह कम से कम 56 लाख वर्ष पहले अपनी पृथ्वी पर पाए जाते थे, जिनके जीवाश्म हमें मिले थे 56 लाख वर्ष पहले। ये पूर्वी अफ्रीका में पाए गए थे। इसमें वानर के अनेक लक्षण मौजूद थे। ये वानर जैसे दिखते थे, ये सीधे खड़े नहीं हो सकते थे, इनका मुंह का जबड़ा काफ़ी बड़ा था, इनके दांत भी बड़े थे, इनके ऊपर का शरीर बड़ा था, लेकिन जो पैरों के टखने थे वो एकदम मुड़े हुए थे और छोटे भी थे। और जो इनके हाथों की दक्षता थी वो सीमित थी, क्योंकि ये पेड़ों पर ही रहते थे ज़्यादातर समय, और पेड़ों पर लटकना, जिससे इनके हाथों की दक्षता सीमित थी। ये सिर्फ ऐसे चीज़ें पकड़ सकते थे और ये अपने दांतों से नोच नोच कर खाते थे, जिस कारण से इनके मुंह का जबड़ा और दांत भी काफ़ी बड़े थे। और कम से कम जब 25 लाख वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी पर हिमछादन हुआ। हिमछादन का अर्थ होता है बर्फ़ गिरना। काफ़ी बर्फ़ गिरी तो जो बड़े बड़े पेड़ जंगल थे ये सब बर्फ़ के कारण ढक गए, और जो दूसरे पेड़ पौधे नहीं उग पाए, जिस कारण जंगल समाप्त हो गए और धीरे धीरे विलुप्त हो गए। तो जो ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस की कुछ प्रजातियां तो विलुप्त हो गई, पर जो कुछ प्रजातियां बची थी वो समतल जगह पर आ गई, जिस कारण से उनका शरीर में परिवर्तन होने लगा। वे सीधे खड़े होने लगे, सीधे चलने लगे, क्योंकि समतल जगह पर ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं होते, सिर्फ घास ही होती है। तो उनके शरीर में परिवर्तन हुआ, जिस कारण से हमने उन्हें नाम दिया होमो। ये इनकी नई प्रजाति है। होमो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है मानव। ये क्योंकि ये काफ़ी हद तक मानव की तरह ही दिखते थे, इन्हें हम और जो इसमें स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित हैं। होमो को हमने 3 उस नाम दिए हैं, विशेषताओं के आधार पर अलग अलग नाम देकर वर्गीकृत किया हमने होमो को। तो जिनकी जैसी विशेषता थी उसके आधार पर हमने इन्हें वर्गीकृत कर दिया है। तो पहला है होमो हैबिलिस, दूसरा है होमो इरेक्टस और तीसरा है होमो सेपियंस। जो होमो हैबिलिस थे वो औजार बनाने वाले मानव थे, और ये कम से कम 20 से 18 लाख वर्ष पूर्व पाए जाते थे हमारी पृथ्वी पर। और जो होमो इरेक्टस थे ये कम से कम 18 लाख वर्ष पूर्व पाए जाते थे हमारी पृथ्वी पर। और जो होमो सेपियंस थे ये कम से कम 1.9 यानी कि 1,90,000 भी बोल सकते हैं और 95,000 भी बोल सकते हैं, से लेकर 35,000 वर्ष पूर्व तक हमारी पृथ्वी पर पाए जाते थे। इसलिए हम इन्हें आधुनिक मानव या कालीन मानव भी कहते हैं। आगे हम देखेंगे जो ये होमो हैबिलेंस थे ये कहाँ पाए गए, इनके जीवाश्म। तो जो होमो हैबिलेंस के जीवाश्म पूर्व के इथियोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्डुवई गोर्ज से प्राप्त हुए, और होमो इरेक्टस के जीवाश्म कहाँ प्राप्त हुए, ये पूर्व की अफ्रीका और एशिया दोनों ही महाद्वीपों से प्राप्त हुए। इनके जीवाश्म अफ्रीका के कुबीफोरा व पश्चिमी तुर्कान तथा जावा के मोरजोक्तेरो व संगिरन में पाए गए। होमो इरेक्टस प्रजाति के एशिया में पाए गए जीवाश्म अफ्रीका में पाए गए जीवाश्मों के बाद के हैं। आगे हम होमो सेपियंस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। जो अभी मैंने बताया होमो सेपियंस चिंतनशील थे, वे उन्हें थोड़ा किसी भी चीज़ की थोड़ी चिंता रहती थी, और उसके पहले के जो भी प्राणी थे वे चिंतनशील नहीं थे। प्राणी यानी कि जो भी वो प्राचीन मानव थे, प्रारंभिक मानव, उन्हें बिल्कुल किसी भी बात की चिंता नहीं थी, पर जो होमो सेपियंस थे इन्हें थोड़ी चिंता भी थी। तो हम होमो और ऑस्ट्रेलोपिथिकस प्रजाति में कुछ विशेष अंतर है जिसको हम जानेंगे। जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे वे मैंने बताया वे वानरों की तरह दिखते थे। उनके मस्तिष्क का आकार भी बड़ा था, जबड़े और दांत भी बड़े थे, पैरों के टखने मुड़े हुए थे। और अब जो होमो थे उनका जबड़ा थोड़ा छोटा था, वे सीधे खड़े होकर चल सकते थे,
ये अपने हाथों से औजार बनाकर उनका उपयोग भी कर सकते थे और इनकी याददाश्त भी थोड़ी अच्छी थी। किससे? ऑस्ट्रेलोपिथिकस से। इसी प्रकार वे उनके जबड़ों और दांतों में हुआ परिवर्तन उनके खान पान में आई भिन्नता का ही परिणाम थी गई और उनके शरीर में भी परिवर्तन होता गया। आगे हम पढ़ेंगे हाइडलबर्गेसिस और निएंडरथलेसिस। मानव वैज्ञानिकों ने अनेक जीवाश्मों का नामकरण उन स्थानों के नाम पर कर दिया है जहां वह सबसे पहले उनके विशेष प्रकार के जीवाश्म प्राप्त हुए थे। जो ये नाम हमने रखे हैं प्राचीन मानव के, ये उसी स्थान से रख दिए गए जिन स्थानों पर इनके जीवाश्म हमें प्राप्त हुए थे। तो उन्हीं स्थानों के नाम हमने प्राचीन मानवों के नाम पर रख दिए। प्राचीन मानवों के नाम हमने उन्हीं स्थानों के से रख दिए जहाँ इनके जीवाश्म पाए गए थे। तो सबसे पहले हम जानेंगे जैसे जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग से प्राप्त जीवाश्मों को होमो हाइडलबर्गेसिस कहा गया और जर्मनी की निएंडर घाटी से प्राप्त जीवाश्मों को होमो निएंडरथलेसिस कहा गया। उपयुक्त दोनों प्रकार के जीवाश्म यूरोप में प्राप्त सबसे पुराने जीवाश्म हैं। ये सबसे पुराने जीवाश्म हैं और दोनों ही होमो सेपियंस प्रजाति के मानव हैं। ये दोनों होमो सेपियंस प्रजाति के अंदर आते हैं जिन्हें हम आधुनिक मानव कहते हैं। हाइडलबर्गेसिस मानव 8 लाख वर्ष पूर्व से 1 लाख वर्ष पूर्व तक जीवित था। जो हाइडलबर्गेसिस मानव था तो यह कम से कम हमारी पृथ्वी पर 8 लाख वर्ष पूर्व से या 1 लाख वर्ष पूर्व तक जीवित था हमारी पृथ्वी पर। यह मानव प्रजाति काफ़ी दूर दूर तक फैली थी। इसके जीवाश्म कहाँ कहाँ मिले हमें? अफ्रीका में मिले, एशिया में मिले और यूरोप में मिले हैं। किसके जीवाश्म? हाइडलबर्गेसिस मानव के जीवाश्म। और जो निएंडरथलेसिस मानव थे ये हमारी पृथ्वी पर कम से कम 1,30,000 वर्ष पूर्व से 35,000 वर्ष पूर्व तक यूरोपीय, पश्चिमी और मध्य एशिया में निवास करता था। जो ये निएंडरथलेसिस मानव था यह 1,30,000 वर्ष पूर्व से 35,000 वर्ष पूर्व तक यूरोप, पश्चिमी और मध्य एशिया में निवास करता था। यह हमें कैसा पता चला? क्योंकि इनके जीवाश्म हमें वहाँ पर मिले हैं। लगभग 35,000 वर्ष पूर्व पश्चिमी यूरोप में यह विलुप्त हो गया और जो पश्चिमी यूरोप है वहाँ पर ये विलुप्त हो गए। इस प्रजाति के मानव की नाक लंबी व चपटी थी, जबड़ा विशाल और माथा आगे को झुका हुआ था। इसकी टांगें छोटी व कंधे चौड़े थे। यह मानव औजारों का प्रयोग करता था तथा शवों को दफनाता था। कौन सा मानव? निएंडरथलेसिस जो मानव था, इनके बारे में अभी हमने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ा है। ये इनकी नाक लंबी होती थी, चपटी होती थी और इनका जबड़ा विशाल होता था, माथा आगे की ओर झुका हुआ रहता था। इनकी टांगें छोटी व कंधे चौड़े होते थे और ये मानव औजारों का प्रयोग कर लेता था। जो औजार ये बना भी लेता था और उनका प्रयोग भी कर लेता था और ये शवों को दफनाता था। आगे हम पढ़ेंगे क्रोमैग्नन। इस प्रजाति के मानव के जीवाश्म फ्रांस के क्रोमैग्नन नामक स्थान से प्राप्त हुए, इसलिए हमने इसका नाम क्रोमैग्नन रख दिया है। यह होमो सेपियंस प्रजाति का मानव था। जो होमो सेपियंस प्रजाति हमने अभी पढ़ी, इसके 2 मानव हैं, एक तो हाइडलबर्गेसिस और निएंडरथलेसिस और दूसरा ही हमने पढ़ा अभी जो क्रोमैग्नन, और पहले भी हम पढ़ चुके हैं। इस प्रजाति के मानव की जीवाश्म फ्रांस के क्रोमैग्नन नामक स्थान से प्राप्त हुई, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है? क्रोमैग्नन। यह होमो सेपियंस प्रजाति का मानव था। इस प्रजाति के लोग लंबे होते थे, इनका माथा बड़ा तथा नाक पतली होती थी। यह मानव अच्छे औजारों का प्रयोग करता था तथा इसे चित्रकला में भी रुचि थी। ये पता हमें कैसे लगा कि इनका चित्रकला में रुचि थी? क्योंकि इनकी जो पुष्टि हमें गुफाओं में मिलती है। गुफाओं में जो चित्रकलाएं बनी हुई है उसके आधार पर हमने पता किया है कि इन्हें चित्रकलाओं में रुचि थी। आगे हम पढ़ेंगे आधुनिक मानव का उद्भव, ऑरिजिन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन्स। क्रोमैग्नन। इस प्रजाति के मानव के जीवाश्म फ्रांस के क्रोमैग्नन नामक स्थान पर प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इस प्रजाति का नाम क्रोमैग्नन रखा गया है। यह होमो सेपियंस प्रजाति का मानव था। होमो सेपियंस जो प्रजाति हमने पीछे पढ़ी है ये उसी प्रजाति का मानव था। इस प्रजाति के लोग लंबे होते थे, इनका शरीर लंबा होता था, इनका माथा बड़ा होता था, नाक पतली होती थी। यह मानव अच्छे औजारों का प्रयोग करता था तथा इसे चित्रकला में भी रुचि थी
और इसे चित्रकला में भी रुचि थी। इसकी पुष्टि हमें जो गुफाओं में चित्र बने हुए हैं उससे हुई है। आगे हम पढ़ेंगे आधुनिक मानव का उद्भव, ऑरिजिन ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस। जो आधुनिक मानव है उसका उद्भव कैसे हुआ, आगे हम ये पढ़ेंगे। तो पहला होमो सेपियंस मानव के प्राचीनतम प्रमाण अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त हुए हैं। जो ये होमो सेपियंस मानव है इसके जो हमें प्रमाण प्राप्त हुए, जीवाश्म प्राप्त हुए, हमें कहाँ प्राप्त हुए, अफ्रीका में। लेकिन आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ और उसकी उत्पत्ति कहाँ का केंद्र कहाँ है, यह एक जटिल प्रश्न है। यह पता करना बहुत ही मुश्किल हो गया है कि आधुनिक मानव कहाँ पैदा हुआ था एवं इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। पर कुछ विद्वानों का मानना है कि इनकी उत्पत्ति एक ही स्थान पर हुई थी, वो भी है अफ्रीका। पर कुछ विद्वानों का मानना है कि इनकी उत्पत्ति अलग अलग स्थानों पर हुई थी। तो पहला हम पढ़ेंगे मत क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। इस मॉडल के अनुसार मानव की उत्पत्ति अलग अलग क्षेत्रों में हुई थी, जैसा कि मैंने भी बताया। इस मॉडल से इसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो ये आधुनिक मानव है इसकी उत्पत्ति अलग अलग क्षेत्र में हुई थी। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले होमो सेपियंस का आधुनिक मानव के रूप में धीरे धीरे अलग अलग गति से विकास हुआ। परिणामतः आधुनिक मानव दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूप में दिखाई देने लगा। ऐसा माना जाता है जो आधुनिक मानव है वो विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देने लगा। इस मत का समर्थन करने वालों का तर्क है, जो इस मत का समर्थन करते हैं कि जो आधुनिक मानव की उत्पत्ति अलग अलग क्षेत्रों से हुई है। तो जो इस मत को समर्थन करते हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि होमो इरेक्टस और होमो हाइडेलबर्गेसिस प्रजाति के मानव रहते तो एक ही क्षेत्र में है, लेकिन इनमें भिन्नताएं बहुत थी। इसी वजह से इन असमानताओं का जन्म हुआ। जो होमो हाइडेलबर्गेसिस प्रजाति के मानव थे और जो होमो इरेक्टस थे वो एक ही क्षेत्र में रहते थे, फिर भी इनमें बहुत सारी भिन्नताएं थी। दूसरा तर्क है प्रतिस्थापन मॉडल। इस मत के अनुसार मानव की उत्पत्ति एक ही स्थान पर हुई है, वो भी है अफ्रीका, जैसे मैंने अभी बताया, और वह धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग भागों में फैलते गए। जो आधुनिक मानव के जीवाश्म जो हैं वो इथोपिया में ओमो नामक स्थान पर मिले हैं। इस मत का समर्थन करते हुए इस विचारधारा को मानने वाले विद्वानों का कथन है कि जो आज के मानव है ये अपनी भिन्नताओं के कारण और उनकी मानव परिस्थितियों के कारण हजारों वर्ष अवधि में स्वयं को ढाल लिया। उन्होंने अपने स्वयं को हजारों वर्ष की अवधि में ढाल लिया और वह धीरे धीरे एक ही स्थान पर बस गए। इस प्रकार इस मत के समर्थकों का मानना है कि मानव की उत्पत्ति एक ही स्थान पर हुई है। वे मानते हैं कि जो मानव था उसने अपने आप को हजारों वर्ष तक ढाल लिया और वो धीरे धीरे एक ही स्थान पर एकत्रित हो गए। आगे हम पढ़ेंगे नेमिंग एंड डिवीजन ऑफ प्री हिस्टोरिक एज। प्रागैतिहासिक काल का नामकरण और विभाजन। जो ये प्रागैतिहासिक काल है इसको कितने भागों में बांटा गया है और इसका नामकरण कैसे हुआ है। तो सबसे पहले जो प्रागैतिहासिक जो औजार हैं वो हथियार थे, ये हमें पत्थरों के बने हुए मिले हैं। पत्थर एवं पाषाण, पत्थर को ही पाषाण कहते हैं, इसलिए मानव इतिहास के प्रारंभिक काल को हम पाषाण काल भी कहते हैं। ऐतिहासिक विश्लेषण के आधार पर पुरातत्वविदों ने 25 लाख वर्ष पूर्व के काल को पाषाण युग का प्रारंभिक काल बताया है। जो 25 लाख वर्ष पूर्व का काल था उसे हमने पाषाण काल का नाम दिया है। और आगे हम पढ़ेंगे सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में हुए अनुसंधानों के आधार पर रॉबर्ट बुशफुट ने पाषाण काल को दो भागों में विभक्त किया। एक पूर्व पाषाण काल और एक दो भागों में विभक्त किया, एक पूर्व पाषाण काल और एक द्वितीय पाषाण काल, द्वितीय नव पाषाण काल। लेकिन इन दोनों कालों के बीच सभ्यता के विकास के दृष्टिकोण से पर्याप्त अंतर था। जो इनके बीच में कुछ अंतर था, तो जो समयांतराल के पश्चात बर्किट व टॉड ने उत्खननों के आधार पर दोनों कालों के बीच तारतम्य को जोड़ दिया और इसी कड़ी के मध्य पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इनके बीच को जोड़ दिया और इसे हम मध्य पाषाण काल के नाम से जानते हैं। इस प्रकार वर्तमान में पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया हमने, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आगे हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल का मानव जीवन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पूर्व पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। सबसे पहले मानव जीवन के अन्य क्षेत्रों में विशेष अंतर नहीं है। पूरा पाषाण युग के मानव जीवन का विवरण निम्नलिखित है। अब हम पूरा पाषाण युग के मानव जीवन का अध्ययन करेंगे।
सबसे पहले है खान पान। पूरा पाषाण काल में आदि मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। वे कृषि बिल्कुल भी नहीं करते थे। वे इधर उधर घूम के अपने भोजन की तलाश करते थे, पर उन्होंने वो अपना भोजन कई प्रकार से जुटाते थे, संग्रहण करके, अपमार्जन करके, शिकार करके और मछली पकड़कर आदि तरीके से वे अपना खान पान इकट्ठा करते थे। संग्रहण करना यानी कि जो फल, बीज, दाने, बेर की गुठलियाँ आदि, कंदमूल आदि फल को संग्रहित यानी कि इकट्ठा कर लिया था। जो इधर उधर पड़े रहते थे सबको इकट्ठा करके रख लिया करते थे। और दूसरा जो मैंने बताया अपमार्जन। अपमार्जन वो होता है कि जब भी कोई जानवर, अपमार्जन मतलब होता है त्यागी हुई वस्तु। तो जब कोई जानवर या शिकारी बड़े जानवर बड़े जानवर होते थे, वो किसी जानवर को मारकर जब खा लिया करते थे, उसकी खाल को फेंक दिया करते थे या उसमें से कुछ मांस के टुकड़े बच जाते थे। तो जो आदि मानव थे, जो आदिकालीन मानव थे, वो उसको इकट्ठा कर मतलब उस वस्तु को ले लिया करते थे। और जो आदिकालीन होमिनिड मानव अपने भोजन के लिए उन जानवरों की लाशों का मांस खर्च कर निकाल लेते थे जो स्वयं मर जाते थे या किसी हिंसक जानवर द्वारा मार दिए जाते थे। जैसे मैंने अभी बताया, जो किसी जानवर द्वारा मार दिए जाते थे तो उनकी लाशों में से मांस निकाल लिया कर लेते थे, और जो मांस बचता था उसको खर्च कर निकाल लिया करते थे। ऐसा भी माना जाता है कि जो होमिनिड मानव, जो छोटे स्तनपायी जीवों जैसे चूहे, छछूंदर, पक्षियों, अंडों और सरीसृपों मतलब रेंगने वाले जीवों को, कीड़े मकोड़ों को खाकर अपनी भूख मिटाया करते थे। वो कीड़े मकोड़ों को भी खाकर अपनी भूख मिटा लिया करते थे। इसके आगे हम पढ़ेंगे, इस काल का मानव कालांतर में शिकार करना भी सीख गया था। वह उसमें मतलब उसने शिकार करना भी सीख लिया था। और शिकार के प्राचीनतम साक्ष्य दक्षिणी इंग्लैंड में बॉक्स ग्रोव से 5 लाख वर्ष पहले और जर्मनी में सोनिंजन से 4 लाख वर्ष पहले प्राप्त हुआ है। जो मतलब उनके शिकार के साक्ष्य है कि हमें कैसे पता चला कि वे शिकार भी करने लगे थे। तो उसके जो साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, एक तो इंग्लैंड में बॉक्स ग्रोव से 5 लाख पहले मिले थे, और जर्मनी में सोनिंजन से 4 लाख वर्ष पहले हमको उनके साक्ष्य प्राप्त हुए थे। जो इस काल में मछली पकड़ना भी भोजन प्राप्त करने का एक माध्यम था। अनेक खोजे गए स्थलों पर मछली की हड्डियां प्राप्त हुई, जिससे हमें यह पता चला था कि वे योजना बनाकर मछली भी पकड़ने लगे थे। आगे उनका रहन सहन पढ़ेंगे। तो उनका रहन सहन, उनका आवास कैसा था, तो वे मतलब ज़रूर ऐसा, मतलब उन्होंने जो हिंसक जानवरों से बचने के लिए, आंधी तूफान से बचने के लिए, बाढ़ से बचने के लिए, तेज़ हवाओं से बचने के लिए उन्होंने आवास ढूंढा होगा ज़रूर रहने के लिए। तो पहले तो वो घने जंगलों में मतलब घने वृक्षों पर अपना आवास बनाते थे, और गुफाओं में उन्होंने मतलब अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने वृक्षों का और घने वृक्षों का और गुफाओं का सहारा लिया। पर कुछ दिन बाद क्या हुआ, ये दोनों भी उन्हें सुरक्षित नहीं लगे, क्योंकि गुफाओं में अंधेरा रहता था और इसमें कोई ना कोई हिंसक जानवर छुपकर बैठ सकता है। उन्होंने और फिर मतलब जो पेड़ थे, घने वृक्ष, उन पर भी हिंसक जानवर बैठे रहते थे या कोई भी जानवर अपना शिकार करने के लिए छुपे रहते थे। तो उनका रहन सहन काफ़ी मतलब उन्हें बहुत कठिनाई हुई जब तक उन्होंने ढंग से रहना सीख नहीं लिया, जब तक उन्होंने वो आग का आविष्कार नहीं कर लिया, जब तक उनके लिए रहना एक बड़ी चुनौती हो गई थी। क्योंकि हर जगह हिंसक जानवर, और गुफाओं में वो छुपकर बैठ नहीं सकते थे, क्योंकि गुफाओं में वैसे भी हिंसक जानवर बैठे रहते थे। तो जब तक उन्होंने आग का आविष्कार नहीं कर लिया, जब तक उनके लिए रहना बहुत ही कठिन था। परंतु जब उन्होंने आग का आविष्कार कर लिया तो उसे आराम से रहना नसीब हो गया, तब वो आराम से रहने लगा। अग्नि के आविष्कार के बाद अग्नि के प्रयोग से इस काल का मानव गुफाओं से हिंसक पशुओं को भगाने में सफल हुआ। तत्पश्चात वो गुफाओं में शरण लेने लगा। जो आग से वो उन्होंने हिंसक जानवर को भगाने में सफल हुए और वो गुफाओं में रहने लगे। यूरोप के पूरा स्थलों से प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि 4 लाख से 125 लाख वर्ष पूर्व मानव ने गुफाओं तथा खुले स्थल के निवास स्थानों का प्रयोग शुरू कर दिया था। यूरोप में कुछ साक्ष्य ऐसे मिले हैं जिससे पता चलता है कि 4 लाख वर्ष पूर्व और 125 लाख वर्ष पूर्व मानव ने गुफाओं तथा खुले स्थान पर निवास बनाना शुरू कर दिया था। जो मतलब दक्षिण फ्रांस में स्थित लेजरेट गुफा में एक 12x4 मीटर आकार का एक शरण स्थल मिला है। क्या मतलब उनको एक आवास स्थान मिला है, हमको उसका ऐसा साक्ष्य मिला है। इसके अलावा अनेक प्रकार की खाद्य सामग्रियों के अवशेष, जैसे फल, वनस्पतियाँ, काष्ठ फलों, बीजों,
पक्षियों के अंडों तथा मीठे पानी की मछलियाँ प्राप्त हुई है। जो वहाँ पे जो मतलब जो शरण स्थल थे वहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, वनस्पतियाँ मिली है, बीज मिले हैं, पक्षियों के अंडे मिले हैं और जो मीठे पानी की मछलियाँ होती हैं जैसे ट्राउट, पर्च और कार्प, ये आदि हमें वहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे हम पढ़ेंगे मानव के औजार। जो मानव के औजार थे वो सबसे पहले पूरा पाषाण काल में मानव का जीवन अत्यंत कठोर एवं संघर्षपूर्ण था। उन्हें हर चीज़ के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। इस काल के मानव ने सर्वप्रथम जंगली पशुओं से अपनी रक्षा के लिए पत्थरों के हथियार बनाए। जो मतलब जो भी जंगली जानवर जो इंसानों को मतलब मानवों को खा जाते थे, उनसे रक्षा के लिए उन्होंने हथियार बनाया, क्या के पत्थरों के हथियार। इन हथियारों में सर्वप्रथम उसने हथौड़ा बनाया। सबसे पहले उसने हथौड़ा बनाया, उसके बाद चाकू, कुल्हाड़ी, शक्ल आदि तैयार किए। पूरा स्थलों से प्राप्त इस काल के औजार भद्दे, बेडौल व अव्यवस्थित थे, मतलब उनका कोई आकार नहीं था, एकदम बेडौल थे। पत्थर के औजार बनाने और उनका प्रयोग के लिए किए जाने में सबसे पहले हमें साक्ष्य मिला है। प्राचीन साक्ष्य इथोपिया और केन्या के पुरा स्थलों से प्राप्त हुए हैं। मतलब जो उन्होंने औजार उपयोग करे थे, इसका साक्ष्य हमें कहाँ मिला है, इथोपिया और केन्या के पुरा स्थलों से हमें ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले पत्थर के औजार ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव ने बनाए थे। जो ये सबसे पहले औजार बनाए थे ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव ने बनाए थे। यह सभ्यता व्यक्त की जाती है कि पत्थर के औजार स्त्री और पुरुष दोनों अपने प्रकार से अलग अलग बनाते थे। लगभग 35,000 वर्ष पूर्व शिकार के लिए जानवरों को मारने के तरीके में सुधार आया। कम से कम 35,000 वर्ष पूर्व जो मतलब शिकार करने के तरीकों में सुधार आया। जो ये हथियार बनाते थे उनका उपयोग वो तोड़ने में, काटने में, छीलने में, वो जोड़ने में आदि में करते थे, या तो किसी चीज़ को खुरचने में। और कम से कम जो मतलब जो हड्डियाँ रहती थी उनसे उन्होंने सुइयाँ बनाना सीख ली थी। हथियारों में सुई बना लेते थे और जो जानवरों की खाल थी उसको सीलकर उसके कपड़े बना लिया करते थे। इसका साक्ष्य लगभग हमको 21,000 वर्ष पहले पूर्व का प्राप्त हुआ है। कम से कम 21,000 वर्ष पहले का साक्ष्य हमको प्राप्त हुआ है। आगे हम पढ़ेंगे वेशभूषा यानी कि वस्त्र। पुरातात्विक विदों का मानना है कि इस काल में आरंभ में मानव पशुओं की भांति नग्न रहता था और वह ठंड से बचने के लिए अपने शरीर पर पत्ते और पेड़ पौधों की छालों को लपेट लिया करता था। और मतलब उन्हीं की जो जानवरों का शिकार करता था वो उन्हीं की खालों को खुरच कर साफ कर लिया करता था पत्थरों से और उसी को कपड़ों की तरह पहन लिया करता था। खाल को अपना शरीर ढकने के लिए मानव ने उपयोग किया। इस काल में मानव ने हड्डियों की सुइयां बनाकर खालों को सिलना भी सीख लिया। जैसे मैंने अभी बताया कि वो हड्डियों की सुइयां बना लेते थे और वो उससे खाल को सिलकर पहन लिया करते थे। आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।